हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम यंग के द्विस्लिट प्रयोग से रिलेटेड दो सवाल करेंगे और दोनों को ही समझने का प्रयास करेंगे कि अगर इस टाइप से सवाल आ जाए तो हम किस प्रकार से ध्यान रखकर इन सवालों के सही उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दोनों जो स्लिटें हैं उनके मध्य की जो दूरी है 0.2 mm है। मतलब यहाँ पर जो दोनों स्लिटें हैं उनके बीच की दूरी आपको दी हुई है। दूसरा, जब स्लिटों पर 8000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश, 8000 एंगस्ट्रॉम का जो लाइट होता है वो इंसिडेंट होता है, आपतित होता है, तो स्लिटों से 1 मीटर दूरी पर जो फ्रिंज चौड़ाई होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर हम समझ गए कि जो सवाल है वो फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करने के लिए है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो फ्रिंज चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है वो हमें याद होना चाहिए। यहाँ पे हम जानते हैं जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो बीटा सी दी जाती है। बीटा इक्वल टू होता है डी लेमडा अपॉन डी। अब हमें यहाँ पे बीटा फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए जो 3 चीजें हमें चाहिए, क्या वो दी हुई हैं? अगर वो दी हुई हैं तो सवाल आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, जो डी है, ये जो डी होता है ये पर्दे की दूरी होता है, पर्दे की दूरी। तो यहाँ पे जो पर्दे की दूरी है वो स्लिटों से पर्दे की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। तो हमने यहाँ पे 1 मीटर पर्दे की दूरी लिख दी है। और याद रखिए, कोई सा भी फॉर्मूला अगर हम किसी फॉर्मूले के अंदर अगर मान रखते हैं तो हमेशा एमकेएस पद्धति के अंदर ही मान रखे जाते हैं, ये याद रखना। दूसरा, तो इसके लिए ये मीटर में था तो इसको हमने मीटर में ही रख रहा है। दूसरा है यहाँ पे जो लेमडा है, जो प्रयुक्त प्रकाश की जो तरंग है लेमडा इक्वल टू है वो है 8000 एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है वो हम जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर होती है, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मतलब इसको हमने मीटर में चेंज किया और ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। मतलब ये 10⁻⁻7 मीटर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरी है डी, जो स्लिटों के बीच की दूरी है वो है 0.2 mm। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये mm मिलीमीटर है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि 1 mm में होता है 10⁻⁻3। यहाँ पे एक पॉइंट आगे है तो 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा ये। अब ये सारी वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुटअप कर दूं इस फॉर्मूले के अंदर तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बीटा इक्वल टू जो डी है वो हमारे पास है 1 इंटू जो लेमडा है वो हमारे पास है 8 इंटू 10⁻⁻7। इसके बाद जो हमारे पास डी की वैल्यू है वो है 2 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है, ये हो जाएगा 2 4 8, 4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, जिसको मैं b इक्वल टू 4 मिलीमीटर लिख सकता हूं। मतलब कि इस सवाल के अंदर जो फ्रिंज चौड़ाई बीटा ज्ञात करनी थी, बीटा चौड़ाई जो फ्रिंज चौड़ाई होगी वो 4 मिलीमीटर के आसपास होगी। यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया। तो इस टाइप के अगर सवाल आते हैं तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है जो है ये अगर हमें याद है तो हम इसे अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस सवाल को याद कर लिया। इसके बाद जो सबसे ज्यादा वाइडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है आयाम और तीव्रताओं के अनुपात वाला। ये बहुत ही जरूरी प्रश्न है क्योंकि अक्सर एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो आइए इससे रिलेटेड एक सवाल भी करते हैं। आइए फ्रेंड, तो शुरू करते हैं। देखते हैं दूसरा सवाल हमारे पास क्या है। दूसरा सवाल हमारे पास यहाँ पे है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकारी तरंगों के आयामों का जो अनुपात है वो 3:2 है। मतलब जो स्लिट के से निकलने वाली जो दोनों तरंगे हैं उन तरंगों के जो अनुपात है वो 3:2, आयामों का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो ये अगर व्यतिकरण करती हैं तो व्यतिकरण के करने के पश्चात जो तीव्र या फिर जो दीप्त और अदीप्त तरंगे होंगी उनके अधिकतम आयामों और न्यूनतम आयामों का जो अनुपात होगा वो हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मतलब दीप्त और अदीप्त तरंगों के आयामों का अनुपात और उनकी तीव्रताओं का जो अनुपात है वो हमें ज्ञात करना है।
तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो आयाम होता है किसी भी जो दो तरंगों के व्यतिकरण के पश्चात जो आयाम का जो फॉर्मूला होता है, परिणामी आयाम का जो फॉर्मूला होता है वो हमें ज्ञात होना चाहिए। तो ये होता है ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। यहाँ पे जो a1 और a2 हैं ये दोनों तरंगों के आयाम हैं। a1 प्रथम और a2 जो है द्वितीय तरंगों का आयाम है, और इनका जो परिणामी आयाम होगा ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। परिणामी तीव्रता या परिणामी आयाम, जो भी परिणामी आयाम ज्ञात करने के लिए, परिणामी दिशा ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो इस टाइप से ही दिए जाते हैं। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जब भी हम अधिकतम, इसको सॉल्व करने के पश्चात जब भी हम अधिकतम या संपोषी व्यतिकरण जब कहते हैं, जबकि संपोषी व्यतिकरण होता है तो तीव्रता अधिकतम होती है और आयाम भी क्या होता है, अधिकतम होता है। तो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में क्या होता है, कोस फाइव इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इस स्थिति में अगर हम आयाम, अधिकतम आयाम ज्ञात करेंगे तो ये सब हमने पढ़ा हुआ, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं। जो अधिकतम आयाम होगा वो a1 प्लस a2 होता है, ये हमें ज्ञात होना चाहिए और ये हम जानते भी हैं। और जो विनाशी व्यतिकरण जब होता है, जब विनाशी व्यतिकरण होता है तो जो कोस फाइव होता है उसकी वैल्यू -1 होती है। अगर कोस फाइव की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पे कोस फाइव इक्वल टू -1, मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 हो जाएगा। इस फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a1 माइनस a2 आता है। तो यहाँ पे जो a मिनिमम होगा अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर a1 माइनस a2 हमें ज्ञात होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाता है a1 माइनस a2 के स्क्वायर का फॉर्मूला, और दोनों तरफ स्क्वायर रहता है। जैसे अगर इसको मैं सॉल्व भी करना चाहूँ तो a1 स्क्वायर, तो ये a1 माइनस a2 का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि -2a1 a2 की a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 की इसका फॉर्मूला होता है, a1 माइनस a2 का फॉर्मूला स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a मिनिमम बराबर जो हमारे पास आता है वो a1 माइनस a2 आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दोनों तरंगे दे रखी, दोनों व्यतिकरण तरंगे हैं जो दोनों प्रयुक्त की जा रही हैं इस प्रयोग में, उनके आयामों का जो अनुपात है, मतलब जो a1 अनुपात a2 है वो है 3:2, मतलब दोनों तरंगों के आयामों का अलग अलग जो अनुपात है वो 3:2 है। तो अगर इसका प्रयोग मैं यहाँ पे करूँ तो अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात ज्ञात करना है हमें। तो ए जो मैक्सिमम होगा, अधिकतम जो आयाम होगा और न्यूनतम आयाम जो होगा ए मिनिमम, इसका अनुपात हो जाएगा a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 हो जाएगा। इस हिसाब से a1 प्लस a2 अगर मैं रखता हूं तो a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 2 बटे 3 माइनस 2 बराबर 5 हो जाएगा। मतलब अधिकतम और न्यूनतम आयामों का जो अनुपात होगा 5:1 होगा। इसके बाद अगर मैं तीव्रताओं का अनुपात क्या करना चाहूँ तो मैं जानता हूँ तीव्रताओं, और आप भी जानते हैं कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यहाँ पे k क्या होता है, एक नियतांक होता है, k को हमने 1 मान लिया तो i बराबर a स्क्वायर होता है। इस हिसाब से अगर मैं i मैक्सिमम और i मिनिमम का अनुपात ज्ञात करूं, i मैक्सिमम अपॉन i मिनिमम, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करूं तो ये हो जाएगा a मैक्सिमम अपॉन a मिनिमम, और दोनों का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। इस हिसाब से i मैक्सिमम अपॉन i मिनिमम बराबर a मैक्स जो है, a मैक्स की वैल्यू है यहाँ पे 5 और a मिनिमम की वैल्यू है 1, तो हो जाएगा 5/1। इसका स्क्वायर अगर मैं करूं तो मेरे पास आता है 25/1। मतलब अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का जो अनुपात होगा वो होगा 25:1, 25:1। और यहाँ पे जो रेशियो मैंने लिख रखा है
वो 5:5:1 इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो ऐसे जो सवाल होते हैं एग्जाम में काफ़ी वाइडली पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काफ़ी वाइडली पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे सवालों के ऊपर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि किसी भी सवाल को रट लेने से वो समझ में नहीं आता है जब तक कि उसको बार बार प्रैक्टिस न किया जाए, क्योंकि माइंड जो होता है आपका वो बार बार की हुई चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है बशर्ते एक बार अपने उसको रटने से कोई चीज़ सिर्फ रट जाती है, बाद में भूल जाती है, लेकिन समझी हुई चीज़ बार बार करने के बाद ही समझ में आती है। तो आप अगर इन सवालों की प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे तो आप किसी भी सवाल के या किसी भी चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।